नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में जो प्रमुख कारण है राज्य के विकास के, उस पर हम चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हमने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर विशेष रूप से चर्चा की है। देखिए, राज्य का विकास होता है, यह राज्य का विकासवादी सिद्धांत कहता है एक लंबे इतिहास का परिणाम है। यह जो विकास होता है यह एक तरफा नहीं होता है, इसमें बहुत से कारक इसका सपोर्ट करते हैं। उन कारकों पर यदि हम चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले आता है सामाजिक प्रेरणा या सोशल इंस्टिंक्ट। देखिए, राज्य की विकास में संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो मनुष्य की सामाजिक प्रेरणा है। देखिए, यहाँ अरस्तु एक बात कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक है। जो व्यक्ति या जो मनुष्य जिसको राज्य की आवश्यकता नहीं होती है वह या तो ईश्वर है या वह पशु है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो सामाजिक जो नेचर है, उसकी जो सामाजिक प्रवृत्ति है, वो राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यहाँ देखिए कि अरस्तु राज्य को स्वाभाविक मानता है, कृत्रिम नहीं मानता है, और इसके पीछे उसकी जो सामाजिक चेतना है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका बताती है। सामाजिक प्रेरणा से जो है धीरे धीरे संगठन बनते हैं और अंतिम जो है अंततः राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में जो दूसरा जो कारक है वो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। देखिए, राज्य की जो प्रारंभिक इकाई है वह निश्चित रूप से मनुष्य है, इसकी जो इनिशियल यूनिट है, और मनुष्य की जो पहले इंस्टीट्यूट है, पहले जो संस्था है वो परिवार है। और परिवार में आपस के संबंधों का जो आधार है वो ब्लड होता है, रक्त होता है। लोगों को जो आपस में जो विचार जो बांधे रखता है वो उनके खून के रिश्ते या ब्लड के जो रिलेशंस होते हैं उनके आधार पर वो आपस में यूनाइटेड होते हैं, जो धीरे धीरे उनको एक दल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और आने वाले समय में धीरे धीरे वो दल जो है आज इस वर्तमान स्थिति में आते हैं। यहाँ पर सर हेनरी मैन भी ये कहते हैं कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की खोजों से ये निष्कर्ष निकलता है कि समूहों की एकता के सूत्र में प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध था। ये सर हेनरी मैन बात करते हैं। मैकइवर भी ये बात करते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को। गेटल भी इस संदर्भ में कहते हैं कि रक्त के संबंध के बंधन से परस्पर अधीनता एवं एकता के भाव प्रबल हुए जो राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो गेटल कर रहे हैं वो ये है कि राज्य वहाँ है जहाँ शक्ति है, जहाँ एकता है और जहाँ लोग आज्ञा का पालन करते हैं। यानी स्वतः ही उनके अंदर अगर ये कोई कुछ गुण अगर आते हैं, ऐसे भाव अगर उनके प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर जो है एक संस्था का निर्माण होता है। और गेटल वही बात करता है कि अधीनता भी यहाँ पर आती है स्वाभाविक रूप से, यूनाइट रहने की बात भी उनके मन में आती है, स्वाभाविक रूप से है, और ये जो है आने वाले राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में होता है। तो रक्त संबंध राज्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। रक्त संबंध के बाद जो महत्वपूर्ण कारक है वो है धर्म। देखिए, धर्म भी रक्त संबंधों के बाद की कड़ी है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के लिए। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। गेटल यहाँ पर अपनी बात रखता है। गेटल ये कहते हैं कि रक्त संबंध तथा धर्म को एक ही वस्तु के रूप में माना जा सकता है और समूह की एकता एवं एकता की पृष्ठभूमि में धार्मिक स्वीकृति को स्वीकार किया गया है। आज अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें या हम अगर मध्यकाल में रिनेसा रिफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं और आधुनिक औद्योगिकीकरण राज्य की स्थापना के बाद, या हम ये कहते हैं कि मध्य युग से जब हम आधुनिक युग की तरफ आते हैं
जब हमें इस ग्लोब का पता चला कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब हम उस अंधकार युग से आधुनिक युग की तरफ आते हैं जहां हम वैज्ञानिकता के पुट को समर्थन देते हैं, यानी जब हमारा जो दृष्टिकोण है, सोचने का तरीका है, जैसे ही साइंटिफिक होता है, हम तर्कों के बाद हम जैसे ही तथ्यों पर आते हैं, तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण रूप से आती है कि जितनी भी क्रांतियाँ हो रही है, जितने भी राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है, निरंकुश तंत्र के बाद में जब लोकतंत्र आ रहा है, और मॉडर्न जो राज्य का जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, और आज की परिस्थितियों की भी अगर हम देखें तो धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विश्व में कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनका आधार धर्म है, और धर्म लोगों को जोड़े रखता है। ये बात मार्क्स भी कहते हैं। तो गिलक्राइस्ट ये कहते हैं कि गिलक्राइस्ट और गैटल ये कहते हैं कि धर्म का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गिलक्राइस्ट तो ये भी कहते हैं कि परिवार उतना ही धार्मिक संघ था जितना प्राकृतिक संघ। यानी यहाँ पर देखिए, जो धर्म की जो भूमिका है ये महत्वपूर्ण रही है और वर्तमान में भी है। और ये जो है रक्त संबंध को अगर कोई फ्लोरिश करता है, आगे बढ़ाता है, तो वह धर्म होता है। और धर्म और रक्त संबंध के आधार पर लोग यूनाइट होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है राज्य की उत्पत्ति के विकास में या राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। इस प्रकार धर्म, रक्त संबंध, सामाजिक प्रेरणा और इसकी अगली कड़ी में शक्ति। हालांकि देखिए, हमने राज्य की उत्पत्ति में शक्ति सिद्धांत की चर्चा की है, और यहाँ क्योंकि हम राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत पर विमर्श करते हैं, तो शक्ति की भी राज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रांज न्यूमैन ये कहते हैं कि इतिहास में कोई भी समाज राजनीतिक शक्ति के बिना नहीं रहा है, चाहे वे उदारवाद हो, चाहे वे निरंकुशतावाद हो। यानी शक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और राज्य के संदर्भ में वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक के जितने भी महान साम्राज्य बने हैं, राज्य बने हैं, ताकतवर बने हैं, जो इतिहास में अपना स्थान रखते हैं, जिनकी गौरव गाथा गाई जाती है या जिनके इतिहास को पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर उस राज्य में शक्ति का एक प्रभाव रहा है, महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। जैक्स ये कहते हैं कि जन समाज या राजनीतिक समाज का परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ है, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ है। अगर हम युद्ध पर चर्चा करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर युद्धों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और युद्धों के बाद ही जो है महान साम्राज्यों की स्थापना हुई है, और उन्हीं महान साम्राज्यों का हम अध्ययन करते हैं। अगर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात भी करें, और उसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों की अगर चर्चा करते हैं, और उसके बाद अगर आधुनिक स्वरूप को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो युद्ध महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, अर्थात शक्ति। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक भी कहते हैं कि अंततः हर राष्ट्र का एक लक्ष्य जो होता है वो स्ट्रगल फॉर पावर होता है, शक्ति के लिए संघर्ष है, और वो पावर जो है राष्ट्रीय स्वार्थों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति की एक अहम भूमिका होती है, और राज्य के निर्माण में भी शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है। मैकाइवर भी अपनी बात रखते हैं, वो ये कहते हैं कि शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन राज्य का उदय जो है शक्ति के आधार पर नहीं है, लेकिन राज्य के विस्तार में शक्ति का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी शक्ति ने राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इस प्रकार राज्य की विकास के सिद्धांत में शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद यदि हम राज्य के विकासवादी सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण और कारक की बात करें, तो वह है आर्थिक गतिविधियाँ। कार्ल मार्क्स जो है ये बात कहते हैं कि मनुष्य का जो इतिहास है वो आर्थिक गतिविधियों का इतिहास है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत वो प्रस्तुत करते हैं कि आज तक का जितना भी परिवर्तन इस विश्व में हो रहा है, चाहे वह आदिम समाज की बात हो, चाहे वह दास युग की बात हो, चाहे वह जमींदारी प्रथा की बात हो, चाहे वह पूंजीवादी युग की बात हो,
तो इनमें जो आपसी जो संबंध तय होते हैं वो संबंध आर्थिक गतिविधियों के कारण होते हैं। यानी जिनके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार है और जिनके पास अधिकार नहीं है, उनके बीच की लड़ाई है, और ये लड़ाई ही जो है राज्य को बनाए रखती है। तो आर्थिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती है। और आज के इस नवीन युग में जो प्रेजेंट वर्तमान में जो चल रहा है, यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो आर्थिक संबंध है वो उनकी अपनी भूमिका को तय करते हैं। आज का जो आर्थिक युग है उसमें अर्थ का एक महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। इस प्रकार आर्थिक युग भी जो है आर्थिक गतिविधियाँ भी जो है राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। और अंत में यदि हम राज्य की उत्पत्ति के विकास के एक और पहलू की अगर हम बात करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है इन सब के बाद, वो है राजनीतिक चेतना। देखिए, यहाँ पर हमें फिर आना पड़ेगा कि विचार महत्वपूर्ण होता है। पहले विचार आता है, फिर वस्तु आती है। यानी विचार और वस्तु की लड़ाई और आगे भी है। कई बार ये भी कहा जाता है कि फॉर्म अलग होती है, रूप अलग होता है, लेकिन वो वस्तु प्रकृति में विद्यमान होती है। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विचार पहले आया और राज्य बाद में आया। तो जब राजनीतिक चेतना मनुष्य में आती है तो वो चेतना जो है अंततः जो है राज्य का निर्माण करती है। जैसे आरंभ में व्यक्ति कृषि करता था, आरंभ में व्यक्ति घुमक्कड़ था, है ना, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे जो है वो उसको पकाना सीख गया। कृषि करने से वो एक जगह स्थिर रहना सीख गया। खेत बने, तो खेत बनने के बाद में अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ आई, तो मालिक और नौकर का कॉन्सेप्ट वहाँ शुरू होता है। और जैसे ही छोटे छोटे से जो ग्राम है वो नगर और बड़े क्षेत्र में जब फैलते हैं, तो वहाँ पर सामूहिक जीवन अस्तित्व में आया। जब सामूहिक जीवन अस्तित्व में आया तो उनके आपस में संघर्ष बढ़े, और वो संघर्ष जो है धीरे धीरे उस संघर्ष के समाधान के लिए मनुष्य में चेतना उत्पन्न होती है, और उस चेतना के माध्यम से जो है वो एक राजनीतिक चेतना के रूप में आती है और राज्य हमारे सामने बनता है, और संप्रभुता का निर्माण होता है। निश्चित भूभाग क्षेत्र, जो भी आधुनिक राज्य की जो विशेषताएं हैं वो सब सारी तय होती है। तो राजनीतिक चेतना भी जो है राज्य के विकासवादी सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक की अपनी अलग अलग भूमिका है। ये सब मिलकर, चाहे वो धर्म संबंध हो, चाहे रक्त संबंध हो, चाहे उसकी सामाजिक प्रवृत्ति हो, या अर्थ संबंध हो, या राजनीतिक चेतना हो, या शक्ति हो, ये सब मिलकर राज्य का विकास करते हैं। और ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति अनायास नहीं होती है। राज्य की उत्पत्ति एकदम व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई समझौता नहीं होता है। राज्य की उत्पत्ति में केवल और केवल शक्ति का एक महत्वपूर्ण, शक्ति ही एकमात्र महत्वपूर्ण होती है, ऐसा भी नहीं है। राज्य का विकास होता है। इस प्रकार हम राज्य के विकासवादी सिद्धांत को समझ सकते हैं। धन्यवाद।